तो फिर अब इसी क्रम में बढ़ते हुए हम लोग पृष्ठीय आवेश वितरण के बारे में थोड़ा जान लेते हैं और उससे संबंधित हम लोग निबंध करेंगे। मतलब कि पृष्ठीय आवेश वितरण द्वारा किसी बिंदु आवेश पर लगने वाले बल का मान हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि जब किसी पृष्ठ पर आवेश दिया जाता है तो और वह आवेश एक समान रूप से उस पृष्ठ पर यदि फैल जाता हो तो उसे हम पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। और इसी से संबंधित एक आपका टॉपिक आता है पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो थोड़ा उसके बारे में जान लीजिए। हम तो उसे बता ही चुके हैं। तो पृष्ठीय आवेश जो घनत्व होता है, तो पृष्ठीय आवेश वितरण के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसको हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो अब लोग हम क्या देखेंगे कि तो पृष्ठीय आवेश वितरण द्वारा बिंदु आवेश पर लगने वाले बल का मान ज्ञात करेंगे। पृष्ठीय आवेश वितरण द्वारा बिंदु आवेश पर लगने वाले बल का मान ज्ञात करेंगे। लगने वाला बल दिखाई देता है। चलिए, तो उस बार की तरह इस बार भी हम क्या करते हैं कि एक पृष्ठ लेते हैं। यूँ समझिए कि एक आपका यह पृष्ठ है। तो देखिए एक पृष्ठ है आपका, इस पर हम आवेश दे दिए। जो आवेश इस पर क्या है, एक समान रूप से इस पर फैल गया है, इस पर। अब देखिए, तो हम क्या करते हैं कि इसमें से एक हम बहुत छोटा सा क्षेत्रफल लेते हैं। क्योंकि इसका क्षेत्रफल तो बड़ा है, तो इस पृष्ठ पर मान इसका जो क्षेत्रफल है उस पर जो उपस्थित आवेश है उस पर से हमें क्या करना है कि एक मान लीजिए कि दूसरा एक बिंदु आवेश है यहाँ पे Q0, इस पर लगने वाले बल का मान क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। तो उससे पहले चूंकि हम एक छोटा सा इस पर एक हम क्षेत्रफल लेंगे, उस DA क्षेत्रफल लेंगे। DA क्षेत्रफल पर अत्यंत छोटा आवेश भी उपस्थित होगा जिसको हम लोग DQ कहेंगे। चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि बिंदु A पर एक अत्यंत छोटा सा क्षेत्रफल DA लेते हैं। ये बिंदु आपका A है। अब देखिए ये DA क्षेत्रफल पर आपका जो आवेश है वो आपका DQ आवेश है। यहाँ पे कितना आवेश है, यहाँ पे DQ है। यहाँ से इस बिंदु पर लगने वाला आवेश जो होगा, यहाँ से इस आवेश के कारण इस आवेश पर जो लगने वाला बल होगा वो भी अत्यंत छोटा होगा, मतलब कि DF हो जाएगा आपका। अब देखिए, चूंकि इनका हम लोग सदिश वेक्टर भी माने स्थिति सदिश भी याद करेंगे, तो सदिश स्थिति सदिश याद करने के लिए हम क्या करते हैं कि अक्ष खींचते हैं। यह आपका x अक्ष हो जाएगा, यह आपका y अक्ष हो जाएगा, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, z अक्ष कहेंगे। अब ये आपका मूल बिंदु हो जाएगा। मूल बिंदु से ये रहा आपका DQ का पोजीशन वेक्टर, मतलब कि स्थिति सदिश। इसको हम वेक्टर R1 कहेंगे। ये रहा बिंदु B पर जो स्थित है आपका Q0, इसका जो स्थिति सदिश हो जाएगा यह वेक्टर R2 हो जाएगा। और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वेक्टर, और इन दोनों के बीच की दूरी जो है आपकी R है। चलिए, तो हम क्या करेंगे फिर, यहाँ हम लोग लिखेंगे कि OA इज इक्वल टू वेक्टर OA इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर R1 हो जाएगा। उसके बाद से आपका OB वेक्टर OB इज इक्वल टू आपका वेक्टर R2 हो जाएगा। और चलिए हम क्या करते हैं कि AB को वेक्टर AB को हम क्या मान लेते हैं, वेक्टर R मान लेते हैं। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं कि मान लेते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से यदि हम इन तीनों सदिशों का परिणामी सदिश निकालना चाहेंगे तो खूब आराम से निकाल सकते हैं। देखिए इसकी दिशा ऐसे है, इसकी दिशा ऐसे है, इसकी दिशा ऐसे है।
तो देखिए हम जानते हैं कि इनका जो परिणामी सदिश होता है इनकी दिशाओं का क्या होता है, विपरीत होता है। तो देखिए ना, ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे जा रहा है ना, मतलब कि इसकी दिशा क्या है, इन दोनों वेक्टरों की दिशाओं का क्या है, विपरीत है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, परिणामी सदिश हो जाएगा। मतलब कि हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर R2 इज इक्वल टू वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हम इस यह दायां बायां पक्ष है, यह आपका दायां पक्ष है। तो जब बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर है तो दायां पक्ष भी आपका बायां पक्ष के बराबर हो सकता है। मतलब कि इसी को भी हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर R2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए आपका वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 हो जाएगा। खूब आराम से लिख सकते हैं। अब देखिए हम क्या ज्ञात करेंगे कि आवेश dq के कारण आवेश q नॉट पर लगने वाला बल, लिखेंगे कि आवेश dq के कारण आवेश q नॉट पर लगने वाला बल तो बारिश से क्या दिक्कत बटे, आवेश dq के कारण आवेश q नॉट पर लगने वाला जो बल है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वेक्टर dF इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 dq इंटू q नॉट बटा में इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, r है ना। तो चलिए इसको हम, चूंकि वेक्टर r को यदि हम मार्क लगा दें तो क्या हो जाता है, आपका दिशा आ जाती है, केवल परिमाण बचता है। तो ये वेक्टर r का स्क्वायर, मार्ट ऑफ वेक्टर r का स्क्वायर हो जाएगा। और इन दोनों की दिशा बताने के लिए हम क्या करते हैं, एकांक सदिश का प्रयोग करते हैं, यूनिट वेक्टर का प्रयोग करते हैं। तो मान लेते हैं कि इनकी जो इनका जो यूनिट वेक्टर है कैप r है, ठीक है ना। तो ये जो कैप r है वो क्या बताता है कि ये हम a से b की तरफ क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। मतलब कि जो बल लग रहा है आपका a से b की तरफ लग रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ये होगा। तो चलिए यहाँ पे हम यहाँ पे वेक्टर यूनिट वेक्टर r लिख देते हैं। अब देखिए हम जानते हैं कि जो यूनिट वेक्टर r होता है आपका, वो क्या होता है, वेक्टर r बटा में मार्ट ऑफ वेक्टर r होता है। तो चलिए यहाँ से फिर हम लोग लिख सकते हैं कि वेक्टर dF इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 dq इंटू q नॉट अब बटा में आपका मार्ट ऑफ वेक्टर r का स्क्वायर और इंटू वेक्टर r बटा में मार्ट ऑफ वेक्टर r लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ से फिर हम लोग लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका वेक्टर dF इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 dq इंटू q नॉट बटा में आपका क्या हो जाएगा, मार्ट ऑफ वेक्टर r का पावर। देखिए एक वेक्टर r स्क्वायर, मार्ट ऑफ वेक्टर r स्क्वायर ये है, अब मार्ट ऑफ वेक्टर r ये है, तो दोनों का पावर जुड़ कर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। और ये इंटू क्या हो जाएगा, यूनिट सॉरी वेक्टर r हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि अभी हमने आप सबको बताया कि पृष्ठीय आवेश से घनत्व होता है। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व हमने क्या बताया कि पृष्ठीय आवेश वितरण के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। और आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर क्या होता है, आवेश बटा में क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ से देखिए हम यदि निकालते हैं और पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक जो होगा आपका कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि सिग्मा इज इक्वल टू, यहाँ पे जो आपका आवेश है वो dq है और यहाँ पे जो क्षेत्रफल है आपका क्या है, dA है। तो देखिए ना यहाँ से आपका जो dq होगा वो क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू dA हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इस ऊपर वाले समीकरण में हम dq की जगह पे लिखेंगे सिग्मा इंटू dA। तो देखिए यहाँ पे आपका जो वेक्टर dF हो जाएगा
वह 1/4πε0 और डी क्यू की जगह पे क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू डी ए और इंटू क्यू नाट बटा में आपका क्या हो जाएगा माड में वेक्टर आर का पावर 3 इंटू वेक्टर आर हो जाएगा। अब चलिए ये तो रहा आपका, चूंकि एक छोटे से क्षेत्रफल पर उपस्थित अत्यंत छोटा सा क्षेत्रफल आपका जो डीएफ है उस पर जो उपस्थित आवेश डी क्यू है उसके कारण क्यू नाट पर लगने वाला बल। अब हम लोग क्या करेंगे इस पूरे पृष्ठ पर उपस्थित आवेश के कारण इस बिंदु पर लगने वाले बल का मान हम लोग क्या करेंगे ज्ञात करेंगे। तो चलिए लिखेंगे हम लोग कि इस पृष्ठ पर उपस्थित सभी आवेश के कारण लगने वाले बल का मान। पृष्ठ पर उपस्थित, अरे कुत्ता आके देख रहे हो, देखो इन लोगों तो नहीं देखता नहीं लोग तो नहीं जले पूरा ये लोग है हई इसकी कह तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ, तो ये जो इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ होगा वो वेक्टर एफ के इज बराबर हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1/4πε0 और सिग्मा डी ए इंटू क्यू नाट बटा में माड ऑफ वेक्टर आर का पावर 3 इंटू वेक्टर आर। यहाँ से देखिए जो अचर पद है बाहर चले आएंगे तो यहाँ से देखिए आपका जो वेक्टर एफ है वो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 1/4πε0 और क्यू नाट भी आपका क्या होगा यहाँ पे नहीं बदलेगा तो क्यू नाट भी अचर पद हो जाएगा यहाँ पे तो बाहर चला आएगा और फिर आपका इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा डी ए अपान माड ऑफ वेक्टर आर का पावर 3 इंटू वेक्टर आर हो जाएगा। और यहाँ से एक चीज़ अब और आप लोग देख सकते हैं कि चूंकि यहाँ पे जो आपका वेक्टर आर है तो वेक्टर आर की जगह पे हम वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक और समीकरण आप लिख सकते हैं खूब आराम से, ये हो जाएगा वेक्टर एफ इज इक्वल टू क्यू नाट अपान 4πε0 और इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा डी ए अपान माड में आपका वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1 का पावर 3 और वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1 हो जाएगा। यहाँ से आपका यह सूत्र क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है और इस प्रकार हम सिद्ध कर लेते हैं कि पृष्ठीय आवेश वितरण द्वारा किसी बिंदु आवेश पर लगने वाले बल का मान कितना होता है और इसकी दिशा क्या होती है। ये रहा इसका निगमन। अब हम लोग देखेंगे कि आयतन आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु आवेश पर लगने वाले बल का मान कितना होता है। चलिए इसे मिटाते हैं अब हम लोग। तो चलिए बस हम यहाँ पे ये पृष्ठीय मिटा देते हैं और बाकी तो हम वैसे ही सब लिखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर हम केवल क्या लगा देंगे आयतन आवेश वितरण, आयतन लगा देंगे हम तो बाकी सब जैसा का तैसा ही रह जाएगा। तो देखिए आयतन आवेश वितरण द्वारा किसी बिंदु आवेश पर लगने वाला बल का मान हम लोग क्या करेंगे अब ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले एक बार और रिव्यू कर रहे थे कि आयतन आवेश वितरण क्या होता है। तो किसी आयतन पर यदि दिया गया है आवेश उस पर चारों तरफ क्या होता है एक समान रूप से फैल जाता हो तो इसे हम क्या कहते हैं आयतन आवेश वितरण कहते हैं। और इससे संबंधित एक आपका टॉपिक आता है आयतन आवेश घनत्व। तो आयतन आवेश घनत्व क्या होता है, तो किसी आयतन आवेश वितरण के प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं तो रो से प्रदर्शित करते हैं और रो बराबर क्या होता है तो आवेश बटा में आयतन होता है और इसका मात्रक जो होता है कूलाम प्रति मीटर क्यूब होता है। अब देखिए चलिए एक हम यहाँ पे घनाकार वस्तु बनाते हैं।
अब देखिए इस पर हम जब आवेश देते हैं तो आवेश इस पर क्या होते हैं, एक समान रूप से चारों तरफ फैल जाते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं कि इस पर एक हम बहुत छोटा सा आयतन लेते हैं, तो उस आयतन को हम क्या करेंगे, डीवी के नाम, उसका डीवी नाम देंगे। इसका मतलब कि अत्यंत छोटा सा आयतन है। चलिए यहाँ पे हम एक छोटा सा बिंदु ए पर हम क्या करते हैं, आयतन लेते हैं। ये रहा आपका डीवी, ये रहा आपका क्या, डीवी। तो देखिए इस डीवी पे जो आवेश उपस्थित होगा वो भी अत्यंत छोटा होगा ना। तो चलिए इस डीवी पे मान लेते हैं कि आवेश जो है आपका डी क्यू है। आवेश कौन सा है आपका, डी क्यू है। तो इस डी क्यू के कारण इस डीवी जो अत्यंत छोटा आयतन है डीवी और इस पर जो उपस्थित आवेश है डी क्यू, इसके कारण हम क्या करते हैं कि इस क्यू नाट पे लगने वाले बल का मान क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। तो जब अत्यंत छोटा आवेश रहेगा तो अत्यंत छोटा बल भी लगेगा आपका। तो यहाँ से इस पर जो लगने वाला बल होगा, इस बल का जो मान होगा वो क्या होगा आपका, वेक्टर डीएफ हो जाएगा। अब देखिए हर बार की तरह इनका भी हम लोग क्या करेंगे, स्थिति सदिश ज्ञात करेंगे। स्थिति सदिश ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष दिखाते हैं। ठीक है, ये आपका मूल बिंदु ओ है। मूल बिंदु ओ से इसका जो स्थिति सदिश हो जाएगा आपका, यह वेक्टर r1 हो जाएगा। यह जो आपका स्थिति सदिश हो जाएगा आपका वेक्टर r2 हो जाएगा आपका। और इन दोनों के बीच की दूरी एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है और यह बिंदु ए पर है, यह आपका बिंदु बी पर स्थित है। अब देखिए इनका भी जब हम लोग स्थिति सदिश लिखेंगे, देखिए ओ ए इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका वेक्टर r1, ओ बी इज इक्वल टू वेक्टर r2 और आपका ए बी इज इक्वल टू मान लेते हैं वेक्टर r, वेक्टर r मान लेते हैं। यहाँ भी देखिए परिणामी सदिश, हम चूंकि इधर से इधर बल लगने वाले बल का मान ज्ञात करना है, तो इसका जो परिणामी सदिश हो जाएगा वेक्टर r2 ही होगा। तो देखिए हम लिख सकते हैं वेक्टर r प्लस वेक्टर r1 इज इक्वल टू वेक्टर r2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए आपका जो वेक्टर r होगा वो वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1 का क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। अब देखिए अब हम क्या करेंगे कि डीबी आयतन पर उपस्थित जो आवेश dq है उसके कारण लगने वाले जो बल का मान है q नाट पर, उसी को हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे कि आवेश dq के कारण आवेश q नाट पर लगने वाला बल, लिखेंगे हम लोग क्या, आवेश dq के कारण q नाट पर लगने वाला बल, आवेश dq के कारण आवेश q नाट पर लगने वाला बल। तो यह होगा आपका dF इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 dq इंटू क्यू नाट अपान क्या हो जाएगा, चलिए इन दोनों के बीच की दूरी माड ऑफ वेक्टर r का स्क्वायर इंटू इन दोनों, देखिए इसकी दिशा हम वेक्टर यूनिट वेक्टर r मान लेते हैं और यूनिट वेक्टर r का मतलब a से b की तरफ जा रही है। तो चलिए इंटू यूनिट वेक्टर आपका क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, दिशा बताने का कार्य करेगा आपका। और फिर यहाँ से देखिए हम लोग, चलिए लिखेंगे हम लोग dF इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। और देखिए आपका जो यूनिट वेक्टर r है ना, तो यूनिट वेक्टर जो r होता है वो वेक्टर r अपान माड ऑफ वेक्टर r, इसको लिख सकते हैं ना, ये इसके बराबर होता है। तो इसको लिख सकते हैं dq इंटू क्यू नाट और अपान क्या हो जाएगा, माड ऑफ वेक्टर r का स्क्वायर इंटू वेक्टर r अपान माड ऑफ वेक्टर r हो जाएगा।
अब देखिए फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे अब, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं वेक्टर df इज इक्वल टू 1/4πε0, और देखिए डी क्यू इंटू क्यू नॉट अपान, देखिए यहाँ पे चूंकि माडा वेक्टर आर स्क्वायर है, माडा वेक्टर आर था ना, तो ये दोनों मिलकर माडा वेक्टर आर का पावर 3 हो जाएगा, माडा वेक्टर आर का पावर 3 और इंटू क्या हो जाएगा, वेक्टर आर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से फिर हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि अब देखिए जानते हैं कि अभी हमने बताया कि आयतन आवेश घनत्व, तो आयतन आवेश जो घनत्व होता है यह क्या होता है, तो आयतन आवेश वितरण के प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, और इसको रो से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए यहाँ से आयतन आवेश घनत्व बराबर जो होता है आपका, वह होता है आपका आवेश बटा में आयतन होता है। तो लिखेंगे हम लोग, यहाँ से लिख सकते हैं कि रो इज इक्वल टू डी क्यू अपान डी वी। यहाँ से यदि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी क्यू इज इक्वल टू रो इंटू क्या हो जाएगा आपका, डी वी हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग डी क्यू की जगह पे क्या लिखेंगे, रो इंटू डी वी। तो वेक्टर जो डी एफ होगा आपका 1/4πε0, और डी क्यू की जगह पे अब हम लोग क्या लिखेंगे, रो इंटू डी वी इंटू क्यू नॉट, और बटा में क्या हो जाएगा, माडा वेक्टर आर का पावर 3, मतलब कि क्यू इंटू वेक्टर आर लिखेंगे। अब देखिए फिर ये तो चूंकि इस पूरे आयतन पर उपस्थित जो डी क्यू, मतलब कि एक छोटा सा जो भाग था आयतन डी क्यू, उस पर जो उपस्थित आवेश डी क्यू के कारण लगने वाला बल क्यू नॉट को हम लोग ज्ञात किए हैं। अब हम क्या करेंगे कि इस आयतन पर उपस्थित लिखेंगे हम लोग कि आयतन, पूरे आयतन पर उपस्थित आवेश के कारण लगने वाला क्यू नॉट पर लगने वाला बल, पूरे आयतन पर उपस्थित आवेश के कारण क्यू नॉट पर लगने वाला बल। यह हो जाएगा आपका, चूंकि यहां से हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ, तो यह इंटीग्रेशन ऑफ डी का मतलब होता है वेक्टर एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/4πε0 रो इंटू डी वी इंटू क्यू नॉट अपान माड ऑफ वेक्टर आर का पावर 3 इंटू वेक्टर आर हो जाएगा। दोनों पक्षों का हमने समाकलन कर दिया, तो यहाँ से आपका हो जाएगा वेक्टर एफ इज इक्वल टू 1/4πε0, और यहाँ पे क्यू नॉट भी बाहर जब चला आएगा तो क्यू नॉट हो जाएगा यहाँ पे, और फिर आपका बचेगा क्या, तो डी वी इन रो इंटू डी वी और अपान माड ऑफ वेक्टर आर का पावर 3 इंटू क्या हो जाएगा आपका, वेक्टर आर हो जाएगा। अब देखिए ये तो रहा, ये भी सही है, लेकिन थोड़ा इसके आगे और हम लोग डेराइव कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर आर बराबर हम लोग लिखा है कि वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 होता है, तो इसका जब मान इस समीकरण में रख देंगे तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर F इज इक्वल टू क्यू नॉट अपान 4πε0 और रो इंटू डी वी अपान माड में वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 का पावर 3 इंटू क्या हो जाएगा, R2 माइनस वेक्टर R1। ये आपका क्या हो जाएगा, लगने वाला बल का मान हो जाएगा, मतलब कि आयतन आवेश वितरण के द्वारा किसी बिंदु आवेश पर कितना बल लगता है और उसकी दिशा क्या होती है, इस सूत्र की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ये हमारा जो आयतन आवेश वितरण था, मतलब कि अब आयतन ये जो हम लोगों का पूरा सतत आवेश वितरण था, इसका टॉपिक पूरा अब क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब इसके आगे का जो टॉपिक हम लोग वो स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।